भूपेश बघेल आज बैठक लेने वाले हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोर्ड की बैठक लेंगे। सीएम आवास पर निवेश को लेकर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पूरा मंथन होगा। दोपहर तकरीबन 12 बजे ये चर्चा होगी। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक लेंगे। लगातार चुनौतीपूर्ण आर्थिक हालात और उसके बाद निवेश को न्योता देने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, सरकार ने क्या फैसले लिए थे, क्या उनकी स्थिति है, ये तमाम तरह के सवाल इस मंथन के दौरान निश्चित तौर पर सामने आएंगे। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, देखिए किसी भी राज्य की औद्योगिक जो नीतियां होती हैं वो अहम होती है यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, और उद्योग विकास के आईने भी होते हैं। और जिस तरह से जहां निवेश अगर बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। विभागीय अधिकारी के साथ साथ विभागीय मंत्री इस जो है अहम बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे इसकी बैठक लेंगे और तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो निवेश करने वाले हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ उसमें जो सड़क की जो स्थिति है उनका भी जो है जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ बिजली, पानी और जो उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ ही साथ अगर उद्योग जो निवेश करता है उनको भूमि की अगर किसी तरह की परेशानी है तो उन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और उसके जो अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है, इसका भी यहाँ पर जो है ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यही है कि अब कोरोना के चलते लंबे समय बाद ये अहम बैठक हो रही है, तो इसमें देखना होगा कि राज्य सरकार की जो निवेश की नीतियां हैं किस तरह की है, और दीगर जो स्थानों से जो यहाँ निवेश करने वाले उद्योगपति आएंगे उन्हें किस तरह के सुविधाएं दी जा सकती है, और कहीं सुविधाएं में कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं, कोई अड़चने तो नहीं है। इन तमाम जो पहलुओं पर यहाँ चर्चा होगी। जो है उद्योग मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री पूरे जो विनिवेश बोर्ड की इसकी बैठक है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार नजर इस मंथन पर भी बनी हुई है। इधर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जीपी सिंह की सुनवाई, इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच में 7वें नंबर पर होगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित पूर्व एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। छापे के दौरान जीपी सिंह के रायपुर स्थित मकान समेत कई जगहों पर एसीबी ने छापे की कार्रवाई कर करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया था। इसके अलावा जीपी सिंह के घर से सरकार के विरोध में कुछ सबूत भी मिले थे। इसी आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। जीपी सिंह ने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पंकज गुप्ते हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, 7वें नंबर पर सुनवाई, तकरीबन कितने बजे सुनवाई होगी, और बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है, पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ जीपी सिंह जो ऐसे सीनियर आईपीएस हैं जो बिलासपुर में भी रह चुके हैं, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई हुई थी उनके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूडब्ल्यू और एसीबी का प्रमुख बनाया गया था। और वहीं कुछ शिकायतें मिलने के बाद में अभी एसीबी ने ही, जहाँ पर ये प्रमुख थे, उन्होंने इनके यहाँ सभी ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जब्त किया गया था। साथ ही साथ ऐसे कुछ साक्ष्य इनके एसीबी के हाथ लगे थे कि जो सरकार के विरोध में थे। इसको लेकर के कोतवाली थाना जो रायपुर है वहां पर इनके खिलाफ राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है। इस सारी चीजों को लेकर के जीपी सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इसमें कहा गया है कि अगर जो एसीबी कर रहा है ये पूरे सरकार के इशारे पे कर रहा है, और जो पुलिस जांच कर रही है और वो निष्पक्ष नहीं होगा, इसलिए पूरे मामले, उनके जो जीपी सिंह के जितने भी मामले हैं पूरे मामले की सीबीआई से जांच की जाए। ये मामला आज लगा हुआ है। ये जस्टिस एन.के. व्यास का कोर्ट नंबर 10 है,
जिसमें 7वें नंबर पर केस लगा हुआ है। संभवतः इस मामले पर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सुनवाई हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इधर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के एक चेहरे को जगह दी गई है। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से रवि भगत को जगह दी गई है। रायगढ़ के रहने वाले रवि भगत युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, इन्होंने कार्यकारिणी घोषित की है। और धीमी हो रही है कोरोना की रफ्तार। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 0.6% संक्रमण की दर फिलहाल है। बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए, 252 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 लोगों की जान चली गई है। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा 36 केस मिले हैं, जबकि रायपुर में 20 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 370 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 4028 एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में हैं। और खबर राजनांदगांव से, जहां व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। राजनांदगांव जिले में अब टोटल अनलॉक कर दिया गया है। इसके चलते जिले के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से व्यवसाय को लेकर लगातार जूझ रहे हैं। कमाई धमाई का जरिया उनका खत्म हुआ है और अब उन्हें बड़ी राहत। कलेक्टर तारण प्रकाश ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले की तरह दुकानें खुलेंगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बिलासपुर जिले में कोरोना की थमती रफ्तार के बीच अचानक ब्लैक फंगस के मरीजों के दोबारा मिलने से हड़कंप मच गया है। तकरीबन महीने भर से यह सिलसिला थमा हुआ था। जो ब्लैक फंगस के मरीज मिले थे, उन्हें पहले ही ब्लैक फंगस हो चुका था। उनमें से कुछ मरीजों का ऑपरेशन कर उन्हें ठीक भी कर दिया गया, लेकिन फिर से उन्हीं मरीजों में ब्लैक फंगस हो जाने से स्वास्थ्य महकमा परेशान है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है। इसी बीच एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। वजह है ब्लैक फंगस की वापसी, वह भी ऐसे लोगों में जो पहले ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं। हाल ही में 8 ऐसे मरीज इलाज के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस ने दोबारा घेर लिया है। डेल्टा के साइन सिम्टम तो है ही नहीं अभी उसमें, अभी कोरोना वाले साइन सिम्टम है, इसलिए तो अभी हम उसको कर नहीं सकते। अगर और ज़्यादा बढ़ते हैं पेशेंट तो उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, है ना। उसके बाद तो जांच के लिए भेजेंगे उसको लैब में। हाँ नहीं, अभी तो ज़रूरत नहीं है ऐसी, है ना। जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम जरूर भेजेंगे, ऐसा नहीं। तो प्रिकॉशन तो जरूर लेना हमें ही लेना है, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट करना है तो पेशेंट का केयर करना पड़ेगा, तो उसका सैंपल लेके भेजना पड़ेगा। ब्लैक फंगस के मरीजों के दोबारा सामने आने की चिंता के साथ ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। साथ ही बच्चों के लिए भी तैयारियां की जा रही है। 200 बेड कंप्लीट कर लिया है अपना, और ऑक्सीजन सप्लाई मतलब जो भी, और बच्चों का वार्ड अलग से बना लिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट वालों को भी हमने बोल दिया है कि आप तैयार रहिएगा। तो काफ़ी तैयारी तो हो गई है। और वेंटिलेटर भी मंगा लिया हमने बच्चों के लिए, जो वेंटिलेटर आते हैं 4-5 वेंटिलेटर भी है हमारे पास। काफ़ी तो मतलब अपडेट तो कर लिया हमने। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद जहां एक ओर तीसरी लहर की चिंता स्वास्थ्य विभाग को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अचानक ब्लैक फंगस के दोबारा पीड़ित हो जाने के मामले हैरान करने वाले हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों द्वारा डीए की मांग की जा रही है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कीर्ति वर्धन उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारी महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारी 16% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी से कम पा रहे हैं। हमारी मांग है कि तत्काल छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी महंगाई भत्ता देने की घोषणा करें। केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों को 17 से 28% महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है, और छत्तीसगढ़ राज्य के हम लोग लगभग 3.5 लाख कर्मचारी इस बात का इंतज़ार 2019 से कर रहे हैं कि कब सरकार हमको महंगाई भत्ता देगी, क्योंकि प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों के
लगभग 15 लाख परिवारजन हैं और वो भी महंगाई की मार झेल रहे हैं और लगभग 16% पीछे है छत्तीसगढ़ राज्य के। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में साइकिल रैली में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मरकाम ने बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर कहा कि पुरंदेश्वरी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार चिंतित है, लेकिन बीजेपी में रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एक दूसरे को नहीं पचा पा रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी लगातार चिंतित है कि यह संगठन को कैसे मजबूत करें। हम देखते हैं चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हो, अन्य नेता हो, एक दूसरे को कोई पचा नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के सिर पुटोल होते हैं। 15 साल राज करने के बाद जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को उन्होंने उपेक्षा किया, आज उसी का परिणाम है। 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पर सिमट गए। हमें लगता है 2023 में भी कहीं हमको नजर नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मुकाबले में रहेगी। नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर नक्सलियों के समर्थन में सरकार बनाने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया। मोहन मरकाम ने कहा बीजेपी का बयान घिनौना है। 17 जिलों में पहुंच गया। अब 2-2.5 साल में हमारी सरकार में सब मंत्री जी का इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, इस सरकार के नक्सलियों के प्रति सिंपैथी के कारण आज गतिविधियां बढ़ी है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार दोषी है, क्योंकि उनके समर्थन से ही यह सरकार में आए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जहां कांग्रेस की सरकार 2003 तक रही है। 3 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 17 जिलों में पहुंच गया। अब 2-2.5 साल में हमारी सरकार में 17 जिलों से घटकर 13 जिलों में कम हो गए। तो हमारी सरकार की नीतियां शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है। मलेरिया दूर करने के लिए अभियान चल रहा है। बस्तर में स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे समय बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा लगाए गए निराधार आरोप अपने आप में भाजपा के खोखलेपन को उजागर करते हैं। इस सरकार देखिए, वो खुद गृह मंत्री रहे हैं, तो उनको अगर जानकारी थी कि घर घर में नक्सली है तो नक्सलियों का इलाज करना चाहिए था उस समय उनको। अभी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अगर यही चिंता वो पिछली बार अपने मंत्रालय के टाइम में कर लिए होते तो शायद अभी ये स्थिति नहीं होती। और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की साइकिल रैली को लेकर भी निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए रोजाना नए नए मुद्दे ला रही है। सरकार छत्तीसगढ़ की जवाबदारी कब लेगी? सीएम कभी असम तो कभी झारखंड, कभी और अब यूपी की जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही है। ये सरकार साइकिल में बैठ के प्रदर्शन कर रही है, ये बात समझ के परे है कि जिस सरकार को आज इस अवसर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिल्ली के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों की जवाबदारी लेने की बात करते हैं, कभी असम की जवाबदारी लेते हैं, झारखंड की जवाबदारी लेते हैं, अब पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जवाबदारी ले रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जवाबदारी कब लेंगे भाई? छत्तीसगढ़ के लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज किसानों का खाद के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झोला छाप नकली डॉक्टर हमें राजनीति ना सिखाएं। उन्हें ऐसा बयान देने पर रमन सिंह को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अपने आका को खुश करने के लिए आजकल रमन सिंह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी उनके बेटे का टिकट कटा है, आने वाले समय में उनका टिकट कटना तय है। रमन सिंह को जिस पार्टी महात्मा गांधी में रास्ता में चलने वाला पार्टी को उस टाइप का बात करना, इसको तो पहले तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार चुका था। ये झोला छाप नकली डॉक्टर था, बीजेपी में नेता नहीं था। इसको सलवा ताक ले इस्तीफा, मंत्री पद से इस्तीफा देकर यहाँ 15 साल लूटा है और 15 साल राज किया है। इस टाइप का बात करना उसके लिए अच्छा नहीं है और दिल्ली में इसको पूछ नहीं है और सब मंत्रिमंडल में इसका भाग लेने के लिए बहुत ताक में थी कि मैं केंद्रीय मंडल में शामिल हो जाऊंगा और नरेंद्र मोदी एक कीड़ा टाइप का फेंक के दिया है। इसलिए उलूल जुलूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना
इनके जो आका को कूच करने के लिए, लेकिन अभी कूच नहीं है। इसका बेटा का टिकट कटा है और आने वाले समय इसको टिकट नहीं मिलेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।